स्वागत है तुम्हारा वत्स। आज हम व्यापारिक संनियम में प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। उप्स सॉरी, थोड़ा लॉकडाउन में रामायण और महाभारत का असर मेरे ऊपर ज्यादा आ गया, तो रेक्टिफाई करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA वीनस सोनी and I am a faculty at Resonance EduVentures Limited। और CA फाउंडेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसमें आपका जो बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए उसी से शुरुआत करते हैं। CA फाउंडेशन सेकंड पेपर आप जानते हैं बिजनेस लॉ है और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और रिपोर्टिंग करके पूरा पेपर का नाम है। और इसके दो सेक्शन हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। मैं बिजनेस लॉ के बारे में बात करने वाला हूं और वो 60 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस लॉ। मार्क्स का वेटेज रखता है फ्रेंड्स। एक बार मैं आपको पेपर का स्ट्रक्चर या पैटर्न बता दूं। जैसा मैंने कहा, ये फर्स्ट सेक्शन है, 60 मार्क्स का है। आप जानते हैं इट इज सब्जेक्टिव पेपर। इसमें MCQs नहीं होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको शीट में लिखने होंगे। और इसका थोड़ा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर लूं कि बिजनेस लॉ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसके कंटेंट है। नंबर 1, the Indian Contract Act 1872, the Sale of Goods Act 1930, the Indian Partnership Act 1932, the Limited Liability Partnership Act 2008, and Companies Act 2013। ये कंटेंट है आपके सिलेबस का। इसमें 5 एक्ट हम पढ़ने वाले हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, देन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, then there will be limited partnership act 2008, and then we'll be talking about the companies act 2013। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं, इनका वेटेज अगर मैं लेना चाहूं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, तो मैं अप्रोक्सीमेशन आपको बता रहा हूं, लगभग 30%, या चलिए थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली हो जाऊं, 31%, 22%, 22%, 7%, एंड 18%। ये 100% पेपर का ब्रेकअप है। मैंने पिछले 2-3-4 अटेम्प्ट का एनालिसिस आपके लिए किया एंड आई केम टू नो कि ये जो 5 एक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, पेपर में इनका वेटेज इतना रहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग 31%, प्लस माइनस हो सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कोई प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया नहीं है। हमने ऑब्जर्वेशन के बेस पे इसको डिसाइड किया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 22%, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 22%, LLP एक्ट इज 7% एंड कंपनीज एक्ट 18%। ये ब्रेकअप है। आप देख सकते हैं, हालांकि सारे ही टॉपिक हम पढ़ेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो पहले 3 हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये आपके पेपर का 75% हिस्सा कवर करते हैं। तो ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये पेपर का
ब्रेकअप है, ठीक है ना। तो ये 5 एक्ट हमको पढ़ने रहेंगे। मैं थोड़ा सा पेपर का स्ट्रक्चर भी आपको बता दूं ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और पेपर का पैटर्न क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 will be compulsory and rest question 4 out of 5 questions। मुझे ऐसा लिखना चाहिए, समझ गए आप। तो पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी रहेगा और उसके बाद में 5 क्वेश्चंस में से आपको चॉइस रहेगी। यू कैन अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। 1 इज कंपल्सरी, देन 4, so total 5 questions you have to attempt. Each question will carry 12 marks, so this make up 60 marks paper, ठीक है ना। तो टोटल में अगर मैं बोलूं तो 72 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से आपको 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है और बाकी 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। इनमें से हर एक क्वेश्चन के भी सब पार्ट रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल बी हैविंग सब पार्ट्स, ईदर 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, मे बी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और उनका फिर ब्रेकअप होता है 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स। तो इस तरह से ये पेपर का ब्रेकअप है। एक जस्ट ब्रीफ, एक मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए कि पेपर किस तरह से आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एलिमेंट बताया कि इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से एक्ट्स पढ़ने वाले हैं और एग्जाम में पेपर में उनका अप्रोक्सीमेट जो प्रोपोर्शनेट वेटेज है वो कितना रहता है। उसके बाद हमने बात की कि पेपर का पैटर्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी रहेगा और उसके बाद 5 में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहेगा और उसके भी 2 या 3 ब्रेकअप, लाइक पार्ट ए, पार्ट बी, या फिर पार्ट ए, बी एंड सी आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 तरह के आते हैं फ्रेंड्स। 1 केस स्टडी एंड सेकंड आई कॉल थ्योरेटिकल। क्वेश्चंस भी आपसे 2 तरह से पूछे जाएंगे। एक केस स्टडी, जिसमें आपको एक सिचुएशन बना के दी जाएगी, केस स्टडी दी जाएगी, एंड अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रेलेवेंट एक्ट यू हैव टू आंसर दैट केस स्टडी। और या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रोविजंस के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, व्हाटएवर। गॉट इट। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दीज। और फिर अगर मैं पेपर का एनालिसिस की बेसिस पे आपको बताऊं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 45% क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं और 55% क्वेश्चंस थ्योरेटिकली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक पेपर का एनालिसिस है। मैंने आपको 3 सेक्शन में बात बताई है। पहला, 5 एक्ट हमें पढ़ने हैं, उनका प्रोपोर्शनेट वेटेज क्या रहेगा। दूसरा, पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्या चॉइस रहती है। और तीसरा, मैंने आपको बताया कि पेपर जो है उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक केस स्टडी बेस्ड और दूसरा थ्योरेटिकल। जो केस स्टडी है वो लगभग 45 मार्क्स का वेटेज रखता है और जो थ्योरेटिकल है वो 55 मार्क्स का वेटेज रखता है। आई थिंक क्लियर है ये सभी को। तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरुआत करते हैं। वी हैव द वर्ड लॉ। एक जनरल आइडिया अभी आपको दे रहा हूं। हमारे पास वर्ड है लॉ। व्हाट डू वी मीन बाय लॉ। तो अभी बहुत ऑर्डिनरी सेंस में मैं आपसे कहूंगा, लॉ का मतलब है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या है लॉ का मतलब? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। तो किसी देश की सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए हैं किसी भी एक्टिविटी को गवर्न करने के लिए, लोगों की राइट्स और ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए हैं आर नोन एज लॉ।
और ये लॉज हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे हम बिजनेस करें या सर्विस रेंडर करें या फैमिली की बात करें या हम रोड पे गाड़ी ड्राइव करें, एनी एक्टिविटी शुड बी गवर्न बाय सम लॉ। तो लॉ का मतलब सिंपली क्या बोला हमने, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ लॉ मे बी ऑफ मेनी टाइप्स, बहुत सारी तरह के लॉज हमें देखने को मिल सकते हैं और आपके कोर्स में इसकी एक ब्रांच है और इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, call it business law. This business law is also known as commercial law, also known as mercantile law. तो मैं कह सकता हूं कि बिजनेस लॉ और मर्केंटाइल लॉ इज ए ब्रांच ऑफ लॉ। ये लॉ का ही एक ऐसा ब्रांच है जो बिजनेस, कमर्शियल एक्टिविटीज और मर्केंटाइल एक्टिविटीज को डील करता है। लाइक आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उन सबको ये बिजनेस लॉ डील करता है। और इस बिजनेस लॉ के अंदर भी जो पहला एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, पहला लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहां से मेरे टॉपिक की एक्चुअली आपके सिलेबस की शुरुआत होती है। आप देखेंगे अपने मॉड्यूल में तो जो पहला टॉपिक है वो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो लॉ इज सिंपली ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। उसके बाद लॉ की एक ब्रांच हम पढ़ रहे हैं जो बिजनेस, मर्केंटाइल और कमर्शियल एक्टिविटीज को डील करती है और उसका भी पहला लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए, ये सब आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है और एक तरह से ये लेक्चर अब शुरू होता है। आप देखेंगे अपने मॉड्यूल में, यही आपके मॉड्यूल का पहला पेज और पहला टॉपिक है एंड इट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। So this is the first topic which we are talking about, the Indian Contract Act 1872. कुछ जनरल आइडिया पहले मैं आपको इस एक्ट के बारे में दे दूं। It applies to This act is applicable to whole India except the state of Jammu and Kashmir. तो J&K को छोड़कर ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है एंड दिस एक्ट इज मेड एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दूं। सेक्शन 1 to 75, सेक्शन 76 to 123, section 124 to 238, section 239 to 266। ये इस एक्ट की सारी सेक्शंस है। एक बार मैं लिख दूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं। फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसकी सेक्शन 1 से लेकर 75 तक इसमें सब जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस सेक्शन में। उसके बाद देयर इज सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 विच डील विद सेल ऑफ गुड्स। लेकिन सेल ऑफ गुड्स को 1930 में एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया, इसलिए दीज सेक्शंस हैव बीन रिपील्ड फ्रॉम दिस एक्ट। रिपील्ड मतलब इनको कैंसिल कर देना, हटा देना।
तो ये कोर्स में नहीं है, बिकॉज दिस हैज बीन इशूड इनेक्टेड एज अ सेपरेट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद सेक्शन 124 टू 238 कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है, लाइक इंडेमिनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। वो आपके कोर्स में नहीं है। तो सेक्शंस तो हैं लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, वो सीए इंटरमीडिएट में आप लॉ में पढ़ेंगे। और सेक्शन 239 टू 266 डील विद पार्टनरशिप, और उसके लिए भी 1932 में एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उस सेपरेट एक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से इन सेक्शंस को रिपील कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया। सो ऑल इन ऑल आपको तो सिर्फ सेक्शन 1 से लेके 75 तक, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग मॉड्यूल में योर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? What is contract? If I talk in very ordinary sense, अगर मैं बहुत ordinary sense में बात करूं तो contract means any deal, any agreement। हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में, रूटीन में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। लाइक इफ वी परचेज गुड्स फ्रॉम शॉपकीपर, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हम अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने रेजोनेंस में पढ़ने के लिए एडमिशन लिया है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एनी डील, एनी एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, जो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, बिजनेस में, सर्विसेज में एक्सेट्रा करते हैं। बट इफ आई टॉक टेक्निकली, अगर मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देन व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2 सबसेक्शन H है, वो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, एंड इट सेज what is contract? So section 2 subsection H says an agreement enforceable by law is a contract। आप देख सकते हैं मॉड्यूल में भी यही लिखा है, the term contract is defined under section 2H of Indian Contract Act 1872, an agreement enforceable by law। तो आप देख सकते हैं in the eyes of law, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। नंबर 1, I need an agreement, and number 2, that should be enforceable by law। ध्यान रखिएगा, इन छोटी छोटी चीजों से ही पूरा का पूरा एक कंसेप्ट और डेफिनेशन बनेगी। सो आई कैन से लीगली टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी 2 थिंग्स, वन इज एग्रीमेंट, अनदर वन इज enforceable by law। तो क्यों ना फिर इसको यहीं से मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए। एग्रीमेंट चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों? एनफोर्सिएबल बाय लॉ चाहिए। नाउ व्हाट इज एन एग्रीमेंट? इन द आइज ऑफ लॉ एग्रीमेंट क्या है? तो वो आप देखिए मॉड्यूल में लिखा है, दिस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2E। पढ़िए जरा उसको। सेक्शन 2E सेज every promise and every set of promise forming consideration for each other। फिर से पढ़िए, every promise and every set of promise forming consideration for each other is called agreement। तो as per this definition
हम एग्रीमेंट को भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. वन, प्रॉमिस, अनदर वन, कंसिडरेशन. फिर से पढ़ूंगा मैं. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. जब दो लोग आपस में कोई प्रॉमिस करते हैं और वो दोनों के लिए उसमें कोई ना कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है तो वो एग्रीमेंट कहलाता है. नाउ व्हाट इज प्रॉमिस? तो इसका फिर मैं ब्रेकअप करता हूं दोस्तों. ठीक है. प्रॉमिस सेक्शन 2B, ऑफर सेक्शन 2A. ठीक है. कंसिडरेशन सेक्शन 2B. अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा समझाऊं, उसके बाद फिर हम और बात करेंगे इसके बारे में. देखिए, इट स्टार्ट्स विद हियर. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्मेशन है ना, वो एक्चुअली वहां से स्टार्ट होता है. मैंने आपको ऑफर किया, प्रपोज किया, विल यू परचेज माई पेन फॉर ₹100? क्या आप 100 रुपए में ये पेन परचेज करेंगे? दिस इज एन ऑफर. तो जब आपके साथ ट्रांजेक्शन करने की विलिंगनेस मैं आपको बताता हूं, मैं आपको कोई ऑफर करता हूं, तो उसे हम ऑफर कहते हैं. फाइन. इफ यू आर विलिंग, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे हाँ कहेंगे. आप कहेंगे यस सर, आई एम रेडी टू परचेज दिस पेन एट ₹100. तो मैंने आपको ऑफर किया था, जब आपने उस पर अपनी कंसेंट दे दी तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस. तो मैंने आपको ऑफर किया, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया. जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस. तो फिर वो एक म्यूचुअल प्रॉमिस बन गया. बिकॉज नाउ इन दिस एग्जाम्पल आई एम प्रॉमिसिंग यू टू गिव दिस पेन एंड यू आर प्रॉमिसिंग मी टू गिव ₹100. म्यूचुअल प्रॉमिस या रेसिप्रोकल प्रॉमिस इसे कहते हैं कि मैंने आपको ये पेन देने का प्रॉमिस किया है और आपने मुझे बदले में 100 रुपए देने का प्रॉमिस किया है. दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस. प्रॉमिस कब होगा? जब ऑफर पर अपोजिट पार्टी एक्सेप्टेंस दे देगी. तो बात बड़ी सिंपल है. अभी मैंने आपको पेन के लिए ऑफर किया, आपने कंसेंट दी, तो वो एक्सेप्टेंस हो गया. जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस दी जाती है, इट बिकम्स प्रॉमिस. अब होता क्या है, देखिए, जब हम ऑफर करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं, यानी कमर्शियल वर्ल्ड में जब कोई प्रॉमिस होता है तो इट डेफिनेटली इन्वॉल्व सम कंसिडरेशन. क्योंकि मैं आपको पेन दे रहा हूं और मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं. 100 रुपीज मेरे लिए कंसिडरेशन है और ये पेन आपके लिए कंसिडरेशन है. सो प्रॉमिस ऑलवेज इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन. और इसीलिए जैसे ही प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ेगा, इट विल बिकम एन एग्रीमेंट. अब आप ऊपर से भी चल सकते हैं. सो व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन. व्हाट इज प्रॉमिस? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर प्रॉमिस बनता है. प्रॉमिस में जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, वो दोनों मिलकर एग्रीमेंट बनता है. ठीक है, फाइन. अब थोड़ा ध्यान देंगे आप. या चलिए पहले मैं इधर लिख देता हूं. एंड द सेकेंड पार्ट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ. समथिंग which creates legal rights and अब देखिए, व्हाट डू वी मीन बाय इन्फोर्सिबल बाय लॉ? इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है समथिंग विच कैन बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ऐसा कुछ जिसे लेके आप अदालत में, कोर्ट में जा सकें, जिसे आप कानूनी रूप से लीगली इन्फोर्स करवा सकते हो. समथिंग विच क्रिएट्स लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज. लेट मी टेक एन एग्जांपल. मैंने आपको ये पेन सेल करने का ऑफर किया, आपने इसे एक्सेप्ट किया, हम दोनों एक एग्रीमेंट में, एक प्रॉमिस में बंध गए. मैंने आपको ये पेन देने का प्रॉमिस किया, आपने मुझे बदले में 100 रुपीज देने का प्रॉमिस किया. अब आप मुझे पैसा दे दें और मैं आपको पेन ना दूं, या मैं आपको पेन दे दूं और आप मुझे पैसा ना दें, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं? यस, दिस कैन बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. क्योंकि इससे लीगल बाइंडिंग जो है, बाउंडेशन क्रिएट होता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ. मैंने आपको ऑफर किया कि भाई मैं आपको शाम को पिक्चर दिखाने ले जाऊं और उसके बाद आप मुझे डिनर करा दें.
तो मैंने आपको मूवी के लिए ऑफर किया और बदले में आपने मुझे डिनर के लिए ऑफर किया, मींस हमारे बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ, एक म्यूचुअल प्रॉमिस हुआ कि मैं आपको मूवी दिखाऊंगा, आप मुझे डिनर कराएंगे। मैंने आपको मूवी दिखा दी 3 घंटे की और उसके बाद शाम को आपने डिनर कराने से मना कर दिया। फाइन, क्या मैं आपके खिलाफ कोर्ट केस कर सकता हूं? अभी नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ कहता है कि जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ वही इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। जो फैमिली अरेंजमेंट्स हैं, जो फ्रेंडली अरेंजमेंट्स हैं, जो डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स हैं, दे कैन नॉट बी टेकन टू द कोर्ट ऑफ लॉ। उनमें लीगल बाइंडिंग, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। लाइक मैं अपनी वाइफ से कहूं कि आप मुझे अच्छा खाना खिलाएं, मैं आपको साड़ी दिलाऊंगा या आपको शॉपिंग कराऊंगा, और अगर मैं ऐसा करने से फेल हो जाता हूं, नहीं कराता हूं, तो क्या वो मुझ पर कोर्ट केस कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि ये फैमिली अरेंजमेंट है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, इसमें लीगल राइट्स यहां पर क्रिएट नहीं होते हैं। सो इसलिए कहा गया, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 2 बातें होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट, दूसरा इन्फोर्सिबल बाय लॉ। व्हाट इज एग्रीमेंट? Every promise and every set of promise forming consideration for each other is called agreement, है ना? तो ऐसा कोई भी प्रॉमिस जो दोनों पार्टीज के लिए जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, वो एक एग्रीमेंट है। और प्रॉमिस क्या है? When offer is accepted, जब किसी ऑफर को सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर ले, इट बिकम्स प्रॉमिस। चलिए मॉड्यूल में से पढ़ लेते हैं इसे। मैं शुरू से पढ़ता हूं एक बार। Section 2H, an agreement enforceable by law is a contract. तो आप देख सकते हैं the contract consists of 2 essential elements. One is agreement, another one is enforceable by law. What is agreement? The term agreement in section 2AE, every promise and every set of promise forming consideration for each other. Fine. Now what is promise? ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ी लंबी डेफिनेशन है, लेकिन बात वही है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि मेरे ऑफर पे अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है तो हम दोनों एक प्रॉमिस में बंध गए हैं, म्यूचुअल प्रॉमिस हो गया है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, एक बंदा जिसे ऑफर किया गया है, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, एसेंट मतलब कंसेंट, अपनी सहमति, कंसेंट। आई रिपीट, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। एक बंदे ने ऑफर किया और आपने उस पर अपनी एसेंट दे दी, अपनी कंसेंट दे दी, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है वो एक प्रॉमिस बन जाता है। तो इन्होंने इस डेफिनेशन को ब्रेक करके उसके एलिमेंट्स आपको दे दिए हैं। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मैंने आपको प्रपोजल दिया। सेकंड पॉइंट, सिग्निफाइज हिज एसेंट ऑन दैट प्रपोजल, आपने उस पर अपनी कंसेंट दे दी। द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड and accepted proposal becomes promise. Got the point? Fine. Now second part, जैसा मैंने आपके साथ बात की, enforceability by law. An agreement to become a contract, एक agreement contract तभी बनता है, must give rise to a legal obligation, जब उसमें legal obligation create हो। मैंने कहा something which creates legal rights and ड्यूटीज, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट होते हों, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आगे पढ़िए, इसमें लिखा है, thus from the above definition it can be concluded that accepted proposal or agreement plus enforceable by law, ठीक है ना? तो ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस is equal to promise. Offer plus acceptance is equal to promise. Promise plus consideration is equal to agreement. And agreement plus legal enforceability is equal to contract. ठीक है ना? ये रिलेशनशिप, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू promise, promise plus consideration is equal to agreement, and agreement plus legal enforceability is called contract. ठीक है? देखिए यहां भी 2 एग्जांपल देके उन्होंने समझाया, जैसा मैं आपसे बात कर रहा था
ए अग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर ₹2 lakhs, तो यहां पे म्यूचुअल प्रॉमिस है, ए कार देगा, वो उसको 2 लाख रुपए देगा, दोनों के राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं, फाइन, इजी है। सेकंड एग्जांपल, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी बीवी और बच्चों को मेंटेन करना, मतलब उनका भरण पोषण करना, उनकी लाइवलीहुड को चलाना। दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशन। ये जो ऑब्लिगेशंस हैं ये आपके फैमिली रिलेशनशिप की वजह से, आपके स्टेटस की वजह से राइज होते हैं, ना कि किसी कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट से, इसलिए इनमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। और डिटेल में हम बात करेंगे आगे जब आएगा तो। फिर इन्होंने लिख दिया कि प्रपोजल देन एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस देन एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी एक टेबल में आपको डिफरेंस बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैसे तो मुझे यहीं से नजर आ रहा है, देखिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये है दोस्तों, ऑफ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, है ना। फिर भी मॉड्यूल में पढ़ते हैं क्या लिखा है उन्होंने, किस तरह से उसको डिफरेंशिएट किया है। मीनिंग तो आपको पता ही है। व्हाट इज एग्रीमेंट, ये लिखा देखिए, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक ऐसा प्रॉमिस है जो दोनों पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं कंसिडरेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम उसे एग्रीमेंट कहते हैं। और उधर कॉन्ट्रैक्ट को भी हमने पढ़ लिया, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप, ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्रीमेंट का स्कोप वाइड होता है, बिकॉज एग्रीमेंट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। कोई सा भी एग्रीमेंट हो, लाइक अगर आप जानते हैं सुपारी लेना, किसी का मर्डर करने के लिए मैंने सुपारी ली कि भाई मैं 5 लाख रुपए लूंगा और मिस्टर एक्स का मर्डर करूंगा, दिस इज एन एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें ऑफर है। मैंने किसी का मर्डर करने की सुपारी ली है, उसमें ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, इट्स एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर मैंने मर्डर कर दिया, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आई कैन नॉट गो टू द कोर्ट। मैंने आपसे एडवांस पैसा ले लिया और फिर सामने वाले को नहीं टपकाया, आप मेरे खिलाफ कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते। सो हम कहना चाहते हैं कि एग्रीमेंट का स्कोप वाइड होता है, इसमें सभी तरह के एग्रीमेंट्स आते हैं, चाहे कमर्शियल हो, बिजनेस हो, रिलीजियस हो, फैमिली हो, लीगल हो, इलीगल हो, व्हाटएवर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप थोड़ा सा नैरो होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही एग्रीमेंट्स आते हैं विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो यहां थोड़ा सा लीगलिटी का इश्यू आ गया है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो नैरो होता है एज कंपेयर टू एग्रीमेंट। और ये लास्ट लाइन जिसपे अक्सर क्वेश्चन आता है, विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दिस। लास्ट पॉइंट देखिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑफ कोर्स जितने भी एग्रीमेंट तो कई तरह के हो सकते हैं, वो लीगल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ओनली दोज एग्रीमेंट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट विच आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो डेफिनेटली वो एग्रीमेंट भी रहा होगा, क्योंकि एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट इज ए प्रेसीडिंग स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट तो सक्सीडिंग स्टेज है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो निश्चित रूप से वो एग्रीमेंट भी रहा ही होगा, क्योंकि एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सो वी कैन से ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, we can say all agreements are not contract but all contracts are agreement। ठीक है दोस्तों, तो अभी पहले लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। मैं कहूंगा एक बार आप मॉड्यूल में से इसे पढ़ें। हमने सिर्फ अभी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को ओवरव्यू लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, प्रॉमिस, कंसिडरेशन। और देखिएगा इनमें से हर एक टॉपिक पे हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। ऑफर पे पूरा टॉपिक है, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अभी एक बार हमने सुपरफिशियली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। फाइन, तो अभी इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।